सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में जब हमने एसबीआई कार्ड का लॉन्ग टर्म टारगेट डिफाइन किया था और डिस्कस किया था, उस वीडियो में हमको एक हमारे व्यूअर का रिक्वेस्ट आया है कि बंधन बैंक के ऊपर भी उसी तरह का डिटेल शेयर एनालिसिस करें। तो आज का ये वीडियो इसी पे होने वाला है। जैसा कि हमने स्टॉक मार्केट नर्सरी क्लास के वीडियो में एक स्टॉक को एनालाइज करने का एक पूरा प्रोसेस डिफाइन किया था, आज हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जो कि नर्सरी क्लास के वीडियो में डिफाइंड है, उसी तरह से हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आज बंधन बैंक का। अभी तक आपने डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल में स्टॉक मार्केट क्लासेस के नर्सरी क्लास और केजी क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि इससे हमको स्टॉक को एनालाइज करने की एक पूरी प्रोसेस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सो जैसा कि हमने नर्सरी क्लास के वीडियो में एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हमने डिफाइन किए थे कि कौन कौन सी चीज़ों को हमको बेसिकली किसी भी स्टॉक में स्टडी करना चाहिए, वो हम सारी चीज़ें आज बंधन बैंक पे स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमको आगे जाकर के बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव टू कीप एन आई ऑन कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे बंधन बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। सो शुरू करते हैं मार्केट कैप से। बंधन बैंक 30,000 करोड़ का मार्केट कैप की बैंक है, मतलब ये कि एक मिड साइज बैंक है। अब नेक्स्ट अगर हम इसके ऑल टाइम चार्ट को देखें तो हम देखेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड का एक बैंक का चार्ट है, जो कि जहां से स्टार्ट हुआ है आज तक उसके ऊपर नहीं गया है। अब जैसा कि हमने समझा था कि कम से कम 10 साल पुराना हो तो कुछ एक जजमेंट बनेगा, तो ये डेफिनेटली ऑलमोस्ट 2018 से लिस्टेड है। सो काफ़ी टाइम तो हो गया है। देखा जाए तो यहाँ पे एक कन्विक्शन तो नहीं आ रहा है इस चार्ट पैटर्न को देख करके, बट हम आगे के पैरामीटर्स को और अच्छे समझते हैं। नेक्स्ट हमें देखना होता है रिजर्व, जो कि 17,000 करोड़ है, और डेट जो कि 1,32,000 करोड़ है। अब ये अच्छा है या बुरा, ये हमें तब पता चलेगा जब हम किसी और बैंक के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो लेट्स से हम एक्सिस बैंक के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो एक्सिस बैंक के पास 1,30,000 करोड़ का रिजर्व है और 11 लाख का डेट है। यानी कि बैंक के लिए इस तरह का रिजर्व और डेट होना समझ में आता है, बिकॉज इनका बिजनेस ही यही है कि डेट में, यानी कि पैसों को लोन में दूसरों को दे करके बिजनेस बनाना, उस पर इंटरेस्ट कमाना। सो डेट मोस्टली बैंक्स के ज़्यादा रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी काफ़ी कन्विक्शन तो नहीं है, बट एक चीज़ हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि ये जो रिजर्व है ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर हम बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। बोरोइंग भी साथ ही साथ इंक्रीज हो रही है, जो कि बैंक में होती है। तो यहाँ पे जो बंधन बैंक का ऑल टाइम चार्ट है वो उतना मुझे पॉजिटिव और कन्विक्शन उसमें नहीं आया। डेट मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे को उसमें कन्विक्शन नहीं आ रहा है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे प्रमोटर ने एक अच्छी होल्डिंग अपने पास रखी है। एफआईआई के पास भी 30% का शेयर्स है, 12-14% डीआईआई के पास है। सो ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा 80-85% तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। सो शेयर होल्डिंग मेरे को यहाँ पे बंधन बैंक की अच्छी लगती है। अब नेक्स्ट अगर आगे के पैरामीटर्स में आरओसी 7%, आरओई 11% बैंक के लिए आई थिंक ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50% बैंक के लिए ठीक है। सो ये भी पैरामीटर मेरे को बंधन बैंक के लिए ठीक लगता है। सो अगर हम बंधन बैंक का पीई कंपेयर करें अदर प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में, सो बंधन बैंक का पीई अभी 13 है एंड अदर प्राइवेट बैंक्स का 17, 13, 18, 12। सो ये है। येस बैंक का काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। सो बंधन बैंक अभी अपने एक अच्छे पीई पर है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। सो अगर सुपरफिशियली क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा जाए तो रेवेन्यू में इंक्रीज है, प्रॉफिट एक्सपेंसेस जो इसके हैं वो थोड़े से बढ़े हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से फिनेंशियल प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में आया हुआ है। अब यहाँ पे इसको डिटेल पीडीएफ में जाके देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का क्या रीजन है, और आई थिंक इसी की वजह से अभी का इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो बहुत कम 55 के अराउंड रिपोर्ट हुआ है। इसी की वजह से इसका ईपीएस भी काफी कम हो गया है, जो कि एक रेड फ्लैग है। इसको हमें आगे देखना पड़ेगा इसके पीडीएफ को डिटेल में समझ के। अगर हम पीडीएफ देखें तो ये अभी इसका रिसेंटली रिलीज किया हुआ फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, और क्वार्टर के एंड में हमने देखा कि इसकी अर्निंग बढ़ी हुई है। बट अगर हम इसके एक्सपेंसेस को देखें तो इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़े हैं, स्पेशली इन द एम्प्लॉय कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। देन अगर हम देखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एनी प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट पिछले टाइम के नियर अराउंड ही है। 1,65,000 के अगेंस्ट 1,83,000, 1,79,000 जो कि पिछले ईयर था उसके अगेंस्ट 183। सो यहाँ तक तो बैलेंस ठीक है। बट अगर हम पॉइंट नंबर 8 प्रोविजंस अदर दैन टैक्स एंड कंटीजेंसीज इसको देखें तो ये काफी ड्रास्टिकली बढ़ा है, राइट। यहाँ पे इसका मतलब है बैंक को कई बार अपने प्रोविजंस दिखाने पड़ते हैं कि शायद हमें यहाँ पे प्रॉफिट ना हो या इस लेवल के अमाउंट में हमको लॉस हो सके, वो इनको प्रोविजंस में दिखाना पड़ता है, जो कि इस बार का इनको काफी हैवी इन्होंने प्रोविजंस दिखाए हैं। और इसी की वजह से आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट 732 करोड़ का था या 808 करोड़ का था वो कम होकर के 52 करोड़ का हो गया है। सो रिजल्ट में प्रॉफिटेबिलिटी में तो एक डेंट है, ये बहुत क्लियर है,
लेकिन बैंक के लिए जब भी हम कोई फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए और कासा रेशियो। ये किसी भी बैंक को इवैल्यूएशन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम वापस पीडीएफ में देखें तो ग्रॉस एनपीए जो है वो पिछले साल ऑलमोस्ट 5,29,000 का था, राइट। वो लास्ट क्वार्टर में 8,13,000 का हो गया, बट अभी रिसेंटली 4,78,000 का हुआ, यानी कि ग्रॉस एनपीए में डिक्लाइन देखा गया है। सिमिलरली नेट एनपीए में 1,22,000 और 2,43,000 जो लास्ट टाइम था, अब वो 1,34,000 है। तो ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है, नेट एनपीए भी कम हुआ है। सेम चीज आप परसेंटेज में भी देख सकते हो, ग्रॉस एनपीए अब 3.8% है, जहां की 1.11% है नेट एनपीए। अब ये होता क्या है, नेट एनपीए का मतलब होता है प्रोविजंस जो कि किसी भी बैंक को अपने एसेट्स के अगेंस्ट करना पड़ता है, कि शायद इतना परसेंट जो मेरा एसेट है या जो मेरे फंड्स हैं वो रिस्क में है और शायद डूब जाए, यानी कि जितना कम एनपीए होगा उतना ज्यादा अच्छा है। सो आइडियली देखा जाता है किसी भी बैंक का अगर 1% से कम है या 1% से भी और नीचे है तो वो ज्यादा सेफ माना जाता है। ग्रॉस एनपीए कम ज्यादा होता है बिकॉज ग्रॉस मतलब एक बार एस्टिमेटेड नंबर रहते हैं, बट नेट मतलब कि ये ऑलमोस्ट तय है कि इतना पैसा शायद रिटर्न नहीं होगा। इसीलिए अगर बैंकों का नेट एनपीए कम होगा तो वो काफी अच्छा माना जाता है। अगर बंधन बैंक के केस में हम देखें तो जो नेट एनपीए है ये पिछले ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर से कम हुआ है, जो कि 2-2.5% का हुआ करता था, अब 1.1% का है। सो जो कि ये एक अच्छा साइन है, बट यहाँ पे ये गारंटी नहीं है कि ये आगे भी 1% कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये कुछ क्वार्टर पहले आई थिंक ये मार्च 22 में भी 1.66% का नेट एनपीए था, बट देन वो नेट एनपीए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और 2% तक भी गया। सो अभी अगर जो ये 1.1 दिखा रहा है, हो सकता है ये आगे जाकर के बढ़ जाए, हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एक अच्छा साइन नहीं होगा अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि अगर आप देखो बहुत पहले तो ये 3-3.5% 2021 के टाइम पे 3-3.5% हुआ करता था, ये इतना अच्छा एनपीए नहीं माना जाएगा। अब अगर मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की एक की हाइलाइट्स निकाल के लाऊं जो कि कासा रेशियो की है, यहाँ पे कासा रेशियो 37% दिखाया गया है। अब ये क्या होता है मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा, बट एक 45% 50% कासा रेशियो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कासा रेशियो अच्छा है, बट इतना भी अच्छा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसलिए अभी के लिए तो जो ये पैरामीटर्स हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए और कासा रेशियो, मैं ग्रीन थम्स अप देता हूं, बिकॉज अभी इस क्वार्टर में तो ये अच्छे हैं, बट इसको आगे जाकर के देखना पड़ेगा कि अगले क्वार्टर में ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम डिटेल में क्वार्टरली के जो इनके कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी और उसमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस की स्लाइड्स आई थी, उनको एक बार क्विकली देख लेते हैं। सो बंधन बैंक का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिसेंटली अभी मई में रिलीज किया गया है। इसमें अगर हम की हाइलाइट्स देखें, डिपॉजिट इनके पास 1,1300 रुपीज़ इन बिलियन है और लोन इनके 1,1200 रुपीज़ इन बिलियन है, यानी कि लोन इन्होंने कम दे रखे हैं मार्केट में और इनके पास जेब में जो डिपॉजिट है वो लोन से ज़्यादा है। ये एक काफ़ी अच्छा साइन है, बिकॉज आपके पास डिपॉजिट ज़्यादा होना चाहिए एज ए बैंक, और आपने लोन जो है उसी के अराउंड या उसके अंडर ही होने चाहिए, वो एक बेस्ट साइन होता है। कासा रेशियो हमने जस्ट डिस्कस ही किया है। और अगर एक बार बिजनेस को देखा जाए कि बिजनेस किस तरह से ग्रो हो रहा है, तो लोन और एडवांसेज जो ये बैंक लेंड कर रहा है बाहर, वो 14% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, एक अच्छा साइन है, लोन बढ़ रहे हैं। इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स को ये लोग जो बिजनेस दे रहे हैं या एसेट में ग्रोथ आ रही है, उसमें भी एक 10% की ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर, ये भी एक अच्छा नंबर है। हाउसिंग फाइनेंस में ये जो लोन ऑफर कर रहे हैं, इसमें भी 11% की ग्रोथ देखी गई है, ये भी एक अच्छा साइन है। और अगर लास्ट कमर्शियल बैंकिंग में देखा जाए, जो कि किसी भी बैंक का एक बेस होता है, यहाँ पे भी एक 33% का एसेट इंक्रीज देखा गया है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। एंड लास्ट अगर देखा जाए रिटेल एसेट्स में, यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर ही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। रिटेल में इनका ग्रोथ अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखा गया है, बट डाउन द लाइन हो सकता है यहाँ पे भी ये इंक्रीज करें। नेक्स्ट एक बार एनपीए को जो डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला, बैंक के लिए एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑफ दिस मंथ, जो अभी Q4 24 का जो रहा है, तब 13.5 का इन्होंने एनपीए रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 12.3 का एनपीए था, जो कि ठीक है थोड़ा सा बढ़ा है, बट पिछले 3 क्वार्टर में जब 24, 23 और 21 के एनपीए थे, उससे तो कहीं कम है। इसका मतलब एनपीए जो है वो रिड्यूस तो हुआ है। अब एक बार सेगमेंटल एनपीए देख लेते हैं। सेगमेंटल एनपीए मतलब इनके जितने भी बिजनेस चैनल हैं, उन चैनलों में से कहाँ पे इनका पैसा फंसा हुआ है। सो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर मार्च 23 में 33 यानी कि मेजर पोर्शन ईईबी यानी कि इनका इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस में फंसा हुआ है। इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस मतलब जो छोटे छोटे स्मॉल कंपनीज होते हैं या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनको जो पैसा दिया गया है, सबसे ज्यादा पैसा उनका वहां फंसा हुआ था। हाउसिंग में 10 के अराउंड फंसा हुआ है पैसा, यानी कि
कंस्ट्रक्शन लोन्स, और फिर कमर्शियल बिजनेस यानी कि कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़े कमर्शियल ग्रुप्स, उनके पास इनके पास 8.8 का पैसा उस समय एनपीए में था लास्ट ईयर मार्च 23। अब इस बार अगर देखा जाए दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछला क्वार्टर गया, वहां पे देखोगे तो ये जो ईईबी का था, स्मॉल एंटरप्रेन्योर बिजनेस में, सबसे ज्यादा इनका पैसा 64 के अराउंड बिलियन का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ था, जो इन्होंने एनपीए में इस बार सेटल कर लिया है, उसका आधा कर लिया है। आप देखो यहाँ पे ई बिजनेस का जो एनपीए था वो अब 32 हो गया है, यानी कि जो स्मॉल लोन्स इन्होंने दिए थे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, या तो वो लोन रिकवर हो गए हैं या इस समय एनपीए के रिस्क से बाहर चले गए हैं। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी कंपैरिजन दिखेगी कि जो ग्रॉस एनपीए 4.9 था वो 3.8 हो गया, 7 था लास्ट क्वार्टर में वो 3.8 हो गया, यानी कि ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है, और नेट एनपीए 1.2 से 1.1 और लास्ट क्वार्टर में 2.2 से 1.1। सो एक नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए के नजरिए से अगर देखा जाए तो इस बार का रिजल्ट अच्छा है। सो इन समरी अगर मैं बोलूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट जो इस बार का है उसको मैं ग्रीन थम्स अप दूंगा। और अगर मैं कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करूँ तो उसको भी मैंने स्टडी किया है, मोर ओवर वहाँ पे भी क्वेश्चंस एनपीए और राइट ऑफ के ऊपर ही किए गए थे। सो रफली वो भी बहुत नॉर्मल ही कॉन्फ्रेंस कॉल दिख रही है, कोई ऐसा बड़ा फ्लैग रेड फ्लैग वहाँ नहीं दिख रहा है। एंड कॉर्पोरेट एक्शन अभी रिसेंटली तो बंधन बैंक में कुछ होते नहीं दिख रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोजेक्शंस में या लेट्स से फ्यूचर टारगेट्स में। सो देखो, सबसे पहले बंधन बैंक थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंट नहीं लगता मेरे को, बिकॉज ऑफ बीइंग ए मिड साइज बैंक और इनके परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म टारगेट इसके डिफाइन करना तो काफ़ी मुश्किल होगा। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे एक साल का टारगेट को ही डिफाइन करने की। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो पिछले साल से सेल्स ग्रोथ तो 19% हो रही है, 3 ईयर्स पे 15% हुई है, विच इज़ गुड, बट प्रॉफिट इज़ वेरी श्रिंक्ड। ठीक है, टू 12 मंथ्स में 2%, 3 ईयर्स में प्रॉफिट इज 0। सो प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी लिमिटेड देखा जा रहा है। एंड अगर इसी तरह के सरप्राइजिंग प्रोविजंस होंगे या एनपीएज आएंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ होने में काफ़ी चैलेंज होगा, और उसी की वजह से स्टॉक के प्राइस में भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन में इसके ईपीएस के प्रोजेक्शंस को देखें, सो करंट ईपीएस जो इसका है वो 13.8 है, और एनुअल प्रोजेक्शन FY25 में यहाँ पे 60% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। इवन एट द लोएस्ट एस्टीमेट 18 तक जाएगा और एवरेज एस्टीमेट 22 तक जाएगा। सो हम इसी को बेस लेकर के एक बार आई थिंक FY25 का टारगेट डिफाइन करके देखते हैं। सो जो ईपीएस प्रोजेक्शन की गई है 13.8 से 22.1, राइट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। 60% का ईपीएस ग्रोथ विद इन 12 मंथ्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है एक मिड साइज के प्राइवेट बैंक के लिए। बट अगर हम फेयर वैल्यू को देखें तो करंट प्राइस अगर 186 है, करंट पीई मार्केट उसको 13.5 का दिया हुआ है, एंड अगर इसका फेयर वैल्यू मैं निकालता हूँ एट द इंडस्ट्री पीई, ठीक है, सो इंडस्ट्री पीई इस समय बंधन बैंक का जो चल रहा है वो है 12.5, यानी कि अपने खुद के पीई से कुछ थोड़ा सा कम। दैट्स वाई आई वुड से हाँ 186 इज रिलेटिवली गुड प्राइस, बट फेयर वैल्यू इसकी 160 170 के अराउंड होनी चाहिए, बट 186 इज ऑल्सो फाइन। लेकिन जिस तरह की इसकी ईपीएस ग्रोथ दिखाई जा रही है, ठीक है, और अगर इसको एस्पिरेशनल पी 12 का मिलता है जो कि इंडस्ट्री पी थी 12, राइट, और अगर ईपीएस ग्रोथ होती है सो डेफिनेटली प्राइस का जो टारगेट होगा वो 186 से 265 जा सकता है बाय द फाइनेंशियल ईयर 25, जो कि लेट्स से मई 25 में जब इसका नेक्स्ट अगले 12 महीने में इसका रिजल्ट आएगा। सो इतनी ईपीएस के ग्रोथ के साथ तो ये दिखता है, राइट, और यहां से इसका 40% का टारगेट तो ईजिली बनता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आई थिंक हमको थोड़ा सा बैंक एज ए सेक्टर को भी समझना चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो निफ्टी बैंक ने 11% का रिटर्न दिया है, जो कि लिमिटेड है, और ये निफ्टी बैंक में पीएसयू बैंक्स भी इंक्लूडेड है। बट अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंकों ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। इस 11% में प्राइवेट बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, मोस्टली पीएसयू बैंक से ही इसने 11% की रैली दी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक ने भी ऑलमोस्ट 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बट बंधन बैंक ने इस समय निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक से अंडर परफॉर्म किया है, 28% नेगेटिव है पिछले एक साल से। अब इसके पीछे का बड़ा रीजन एनपीए ही था और प्रोविजंस थे, जो कि ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं इस प्राइस में। अब आगे अगर ये ईपीएस ग्रोथ दिखाता है देन डेफिनेटली एक पुश मिलेगा बंधन बैंक को। बट साथ ही साथ जब निफ्टी बैंक में वापस से रैली आएगी, जो कि पिछले एक साल से नहीं आई है, और इवन 5 ईयर से भी अगर देखा जाए तो प्राइवेट बैंक सेक्टर्स में कोई ज्यादा बड़ी रैली नहीं देखी गई है। सो हो सकता है कि इसमें एक अच्छी सी रैली आए निफ्टी बैंक में, तब बंधन बैंक को भी एक अच्छा पुश मिलेगा। सो पुश दो जगह छुपा हुआ है, एक इसके ईपीएस ग्रोथ में और दूसरा पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में। सो अब अगर मैं बंधन बैंक को समरी से कंक्लूड करूं तो रिजल्ट तो ठीक थे, अच्छे थे, एंड आई थिंक प्रोजेक्शन भी काफी इसका स्ट्रांग है, राइट, इससे एक अच्छा टारगेट दिख के आ रहा है। बट कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ऑलमोस्ट हर क्वार्टर, अभी इसे 12 महीने में 4 बार रिजल्ट आएगा, 4 बार आपको एटलीस्ट ये तो देखना ही पड़ेगा कि इनके नेट एनपीए किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं,
राइट? अगर कभी भी नेट एनपीए इनका 1% 1.5% से ज़्यादा हो जाता है, सरप्राइज होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लैग आ जाएगा, रेड फ्लैग आ जाएगा। कासा जो इसका अभी फिलहाल 37% चल रहा है, वो कम नहीं होना चाहिए। बढ़ जाएगा तो अच्छा है, चलेगा, 40-45% तक अच्छा रहेगा, बट अगर कम होता है तो एक बड़ा रिस्क है। लेकिन पूरा का पूरा जो स्ट्रेंथ इसका छुपा हुआ है वो ईपीएस ग्रोथ में छुपा हुआ है, जो कि 60% का प्रोजेक्टेड है। अब अगर ये 60% का ईपीएस ग्रोथ प्रोजेक्ट करने के लिए, जो करंटली अभी इसका ईपीएस 13 चल रहा है, सो इसको 22 तक जाने के लिए इसको हर क्वार्टर में 13 का 15 अप्रॉक्स करीब करीब 15 का 18, 18 का 20, 20 का 22 हर क्वार्टर में इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जा करके 22 के ईपीएस पे पहुंचेगा। सो डेफिनेटली एक पोटेंशियल तो दिख रहा है, बट इसको एनालाइज करना, डीपली एनालाइज करना बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करना चाहूंगा, बिकॉज जो हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर बैंक के बारे में पूछा है, ये बैंक सबके लिए पोटेंशियल दे, सबको अच्छा रिटर्न दे, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है और पोर्टफोलियो का बैलेंस कैसा है। क्योंकि अगर कोई ये लार्ज कैप बैंक होता, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं बोलता कि ठीक है इन्वेस्टेड रहो। लेकिन जो कि ये मिड साइज का बैंक है, तो हमको काफी अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा है। कोई भी एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से होना चाहिए, जहां पे अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से 60 रुपीज, 60 रुपए लार्ज कैप में होने चाहिए। और उसके बाद अगर मिड कैप के आप कोई स्टॉक्स खरीदते हो तो उसमें आपको 20-25 रुपीज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। स्मॉल कैप में आपके 15 रुपए होने चाहिए, और अगर कोई माइक्रो कैप लेते हो आप, तो 5 रुपए के जितना ही आपको माइक्रो कैप लेना चाहिए। ना लेकर के भी आप स्मॉल कैप में पूरे 20 रुपीज लगा सकते हो। ये आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब जिस रिव्यूअर ने बंधन बैंक के बारे में पूछा है, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि उसका टोटल पोर्टफोलियो में उन्होंने बंधन बैंक कितना ले रखा है अपने पोर्टफोलियो के साइज का, ठीक है, जो कि मैं यहाँ इस वाले ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि ये बंधन बैंक एक मिड साइज की कंपनी है, तो ये मिड साइज की कैटेगरी में आना चाहिए। यानी कि उनके 100 रुपए में से अगर वो 3 या 4 मिड कैप की कंपनियां लेते हैं, ठीक है, तो 5 रुपए से ज्यादा इनका एक मिड कैप की कंपनी में एलोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर 5 रुपए है, 6 रुपए है 100 रुपए में से, तो आप आराम से इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इतना आप में बंधन बैंक में ईपीएस का पोटेंशियल है कि वो अच्छे से ग्रो करेगा, रिटर्न देगा आपको। लेकिन अगर आप हैवी वेट है, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए अपने पूरे पोर्टफोलियो का 20 रुपए लगा रखा है, 15 रुपए लगा रखा है 100 रुपए में से, तो आपको मुझे लगता है कि बंधन बैंक से थोड़ा सा रिस्क कम करके आप इसको एचडीएफसी बैंक या इस समय कोटक बैंक, जो भी प्राइवेट बैंक है, वो भी बैंक की जब रैली आएगी तो वो भी परफॉर्म करेंगे। आपका पैसा दोनों तरफ से बनेगा, बंधन बैंक से बनेगा और इस पे बनेगा। तो अगर आपने 20 रुपए लगा रखे हैं, तो आप 10 रुपए करके 2 अलग अलग बैंकों में रख सकते हैं। इससे आपका रिस्क थोड़ा सा मिटिगेट होता है, और ये हमको पोर्टफोलियो बैलेंस करना और समझना भी जरूरी होता है। इसलिए थैंक यू, आपने पूछा बंधन बैंक के बारे में, तो ये मैंने इतनी पूरी डिटेल एनालिसिस बनाई। वीडियो जरूर लंबा है, बट मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लेकिन आगे से जो भी हमारा व्यूअर है, अगर वो कोई भी पोर्टफोलियो और कोई भी शेयर के बारे में पूछ रहा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर के नाम के साथ साथ आप ये भी बताइए कि आपने उसमें अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट एलोकेट किया हुआ है, क्योंकि उससे काफी एक अच्छा जजमेंट बनता है, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बनती है। अभी हमने 2 वीडियो रिलीज की है जो कि कंप्लीटली फ्री है, और ये हमेशा फ्री रहेगी। इस चैनल में सारा कंटेंट आपको फ्री ही रहेगा। तो अभी हमने 2 क्लासेस रिलीज की है। नर्सरी क्लास जिसमें बहुत फंडामेंटल समझाया गया है कि किसी भी स्टॉक को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। केजी क्लास जिसमें कि हमने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को समझाया है। अब आगे आने वाले समय में हम डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो को समझेंगे कि पोर्टफोलियो रिव्यू और पोर्टफोलियो बैलेंस कैसे रखा जाता है अपने स्टॉक्स का। और ये काफी कुछ डिपेंड करता है आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे, आपके एज फैक्टर पे, जो कि हमने याद हो अगर हमने नर्सरी क्लास के वीडियो में बोला है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना भी जरूरी है कि हम खुद किस तरह के इन्वेस्टर हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। डिसिप्लिन इन्वेस्टर अगर आपको बनना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर एक वीडियो को बहुत डिसिप्लिन तरीके से देखिए। थैंक यू एवरीवन।